तो चलिए आज की क्लास में हम सभी लोग मॉडल सेट नंबर वन को देखने वाले हैं। मॉडल सेट नंबर वन को देखने वाले हैं और मॉडल सेट नंबर वन में अगर आप सभी लोग 60 नंबर ले आते हैं तो इसका 60 नंबर इसमें ले आते हैं तो आप सभी का तैयारी बहुत अच्छे से चल रहे हैं। अगर आप सभी लोग 100 में से 60 नंबर ले आते हैं तो अगर आपका तैयारी बहुत अच्छा चल रहा है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और ये मॉडल सेट नंबर वन है और टोटल मॉडल सेट 15 चलेगा और एग्जाम डेट आप सभी को 14 और 17 को है। आपका एग्जाम डेट 14 और 17 को हो तो 8 रोज और टाइम है। 8 6 रोज और टाइम है, सॉरी 6 रोज और टाइम है। तो 6 रोज में आप सभी को 15 सेट करवा दूंगा। तो आप सभी रेगुलर कीजिए, प्रत्येक प्रत्येक दिन 2 सेट मिल जाएगा आप सभी को, प्रत्येक दिन 2 सेट मिलेगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन बॉम्बे आर्य समाज के प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए श्याम जी कृष्ण जी वर्मा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाने जाते हैं? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाने जाते हैं? तो याद रखिएगा जमुना के नाम से जाने जाते हैं या जमुना के नाम से जाने जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न है 3 नंबर कि चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो द आर रिपेयरिंग द रोड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी द रोड इज बीइंग रिपेयर्ड बाय देम। तो इसका वॉइस बनाना था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि सितारों में अक्षय ऊर्जा का स्रोत का कारण क्या? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सितारों में अक्षय ऊर्जा का स्रोत का कारण क्या है? तो याद रखिएगा हाइड्रोजन और हीलियम में परिवर्तन है, यही अक्षय ऊर्जा का स्रोत है। अगला पॉइंट है कि जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है? मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितना होता है? तो जीवाणु माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को दासी अट्टम के नाम से जाना जाता है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को दासी अट्टम के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा भारतनाट्यम को दासी अट्टम के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि खीर भवानी उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। खीर भवानी उत्सव कहाँ मनाया गया? तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में मनाया गया। कहाँ मनाया गया? जम्मू कश्मीर में मनाया गया। अगला पॉइंट है निम्नलिखित में से चीन का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चीन का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो याद रखिएगा लाल मुकुट वाला क्रेन है। लाल मुकुट वाला क्रेन है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका में प्रस्तुत निम्नलिखित शब्दों में से सही क्रम को व्यवस्थित कीजिए। मतलब आपको 5 शब्द दिया गया है संविधान के स्रोत से और इसी को आप सी को सरियाना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। पहले हो जाएगा 3 प्रभुत्व संपन्न और नो का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 3। उसके बाद 4 समाजवादी, उसके बाद पंथ निरपेक्ष, उसके बाद लोकतंत्र, उसके बाद गणराज। प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज। तो आप सभी लोग मिला लीजिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि अंग महाजनपद की राजधानी थी। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो याद रखिएगा चंपा था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वर्णमाला में अस्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो अस्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है, याद रखिएगा। अगर सिर्फ आपसे इसको पूछा जाएगा कि व्यंजनों की संख्या कितना होता है तो याद रखिएगा 33 होता है। व्यंजनों की संख्या 33 होता है, लेकिन अस्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न कहता है जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप समानता कितना होता है? तो याद रखिएगा 2000 डिग्री सेल्सियस से 2000 सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस तक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि राज्यों के पुनर्गठन के संबंधित भारत में गठित पहली समिति निम्नलिखित में से कौन थी? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इसके धर समिति था। याद रखिएगा इसके धर समिति था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि सेलेक्ट द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलिंड वर्ड। तो आप सभी को 14 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोनाउन। याद रखिएगा दे कौन सा? तो प्रोनाउन है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? तो याद रखिएगा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CONH2 होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। सोनार के उपयोग में किस ध्वनि तरंग का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा प्रासरब तरंग का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है रैयतवाड़ी बंदोबस्त
ब्रिटिश भारत के कितने परसेंट भूभाग पर लागू किया गया था? तो याद रखिएगा रैयतवाड़ी 51% पर, अस्थायी बंदोबस्त 19% पर, महलवाड़ी बंदोबस्त 30% पर। ये बात आप सभी लोग याद रखिएगा। 19 नंबर मैथ है, तो इसका सही आंसर बता देते हैं। आप सभी लोग हल कर लीजिएगा। इसका सही आंसर 2 3 हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में वर्ष 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया है? तो याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी को सर्वग्राही मिट्टी के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस मिट्टी को सर्वग्राही मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा लाल मिट्टी को सर्वग्राही मिट्टी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 22 नंबर इंग्लिश है। आप सभी लोग हल कर लीजिएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सिंपल प्रेजेंट टेंस है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन कौन से हैं? प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो बनता है उत्पाद वो कौन कौन सा है? तो याद रखिए ग्लूकोज है, जल है और ऑक्सीजन है, तीनों है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि गाय कौन सी संज्ञा? तो याद रखिए गाय जातिवाचक संज्ञा है, याद रखिएगा। बिहू कुहू उत्सव किस राज्य से संबंधित है? कटु बिहू पूछ लेगा तो असम हो जाएगा, लेकिन बी कहू अरुणाचल प्रदेश का है, याद रखिएगा। बिहू कहू अरुणाचल प्रदेश का है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अभियान के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? तो याद रखिएगा राणा रतन सिंह था, याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अभियान के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? तो राणा रतन सिंह था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद के तहत किसी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 15। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मैथ का, याद रखिएगा। मैथ्स आप सभी को 5 पूछेगा, 5 मैथ पूछेगा, याद रखिएगा। मैथ का है तो 28 का सही जवाब हो जाएगा। आप सभी लोग हल कर लीजिएगा, 120 हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है धूम चश्मा लेंस में निम्न में से किस कांच की बनी होती है? तो याद रखिए क्रूक्स कांच की बनी होती है, याद रखिएगा क्रूक्स कांच की बनी होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है 30 नंबर इंग्लिश का है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी फीड अप विथ हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय मानक समय रेखा किस रेखा से होकर नहीं गुजरती है? याद रखिएगा भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? याद रखिएगा बिहार से नहीं गुजरती है। टोटल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा और मानक समय रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का आधिकारिक थीम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आधिकारिक थीम क्या है? तो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का आधिकारिक थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत कितनी बार आपातकाल लागू किया जा चुका है? मतलब कितनी बार आपातकाल लागू किया जा चुका है? तो याद रखिएगा 3 बार। पहला हुआ था 1962 में, दूसरा आपातकाल लगा था 1971 में, तीसरा लगा था 1975 में। तीनों याद रखिएगा। चलिए अगला है सूचना प्रौद्योगिकी के HTML का पूर्ण रूप क्या होगा? HTML का पूर्ण रूप क्या होगा? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हाइपर टेक्स्ट मार्क ऑफ अप लैंग्वेज हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि मानवीय श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा अपरिवर्तित रहती है? तो याद रखिएगा नाइट्रोजन अपरिवर्तित रहता है, याद रखिए। निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा? तो याद रखिएगा मैं एक सर्वनाम शब्द है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवासी? टोडा जनजाति कहाँ निवास करता है? तो याद रखिएगा नीलगिरी की पहाड़ियों में, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 39 नंबर इंग्लिश का, आप सभी लोग बना लीजिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा डिवेस्टिंग हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के बलिया में
के द्वारा समांतर सरकार का गठन किया गया था? तो याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के बलिया में किसके द्वारा समांतर सरकार का गठन किया गया था? तो याद रखिएगा, चित्तू पांडे के द्वारा। अगला पॉइंट है 41 मध्यानुपाती आपसी को बताना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 0.12 हो जाएगा। आपसी लोग हल कर लीजिएगा। आपसी को बता रहे हैं कि इंग्लिश 5 नंबर पूछता है, मैथ 5 नंबर पूछता है, तो इस पर आपसी को ज्यादा फोकस नहीं देना है, याद रखिएगा। आपसी लोग करंट अफेयर्स पर फोकस दीजिए, जीके जीएस पर फोकस दीजिए, साइंस पर फोकस दीजिए। ये तीनों जीके पर, साइंस पर और करंट अफेयर्स पर, तीनों पर फोकस दे देते हैं तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। कट ऑफ जाएगा 65, याद रखिएगा। कट ऑफ जाएगा 65, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल किस नदी पर बनाया गया? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल किस नदी पर बनाया गया? तो याद रखिए चिनाब नदी पर बनाया गया। चिनाब नदी पर बनाया गया। जम्मू कश्मीर संविधान के किस दिन प्रवृत्त हुआ था? तो याद रखिए 26 जनवरी 1957 को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि विजयनगर के किस शासक ने चीन सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा भेजा था? विजयनगर के किस शासक ने चीन सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो याद रखिएगा बुक्का प्रथम ने भेजा था। कौन भेजा था? बुक्का प्रथम ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था। ब्रिज तथा झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा टेंड्रोलॉजी कहते हैं। याद रखिएगा टेंड्रोलॉजी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न कहता है मानव शरीर में विटामिन नहीं करता। कौन नहीं करता है? पाचन में सहायता करता है विटामिन, वृद्धि में भी सहायता करता है, औषधि को उपापचय में भी सहायता करता है, लेकिन कार्य की आपूर्ति में सहायता नहीं करता है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि न्यूलैंड के आवर्त सारणी में 10वां तत्व किस तत्व के समान दिखता है? 10वां तत्व किस तत्व के समान दिखता है? तो याद रखिएगा तीसरा तत्व के 10वां तत्व समान दिखता है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 में साहित्य क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना किया गया था? तो याद रखिएगा सरस्वती सम्मान की स्थापना किया गया था 1991 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि ताप बढ़ने से ध्वनि का वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये एक प्रश्न भी आई है, याद रखिएगा। तापमान बढ़ने से ध्वनि का वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा बढ़ता है। जब तापमान बढ़ने से ध्वनि का वेग बढ़ता है तो याद रखिएगा तापमान बढ़ने से ध्वनि का वेग बढ़ता है, याद रखिएगा। चलिए 50 नंबर प्रश्न है इंग्लिश, आप सभी को बता देते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मैथ का, याद रखिएगा अगला प्रश्न है मैथ का। तो 51 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 4:5 होगा, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है रिडल्स इन हिंदुइज्म पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रिडल्स इन हिंदुइज्म पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से उस भारतीय पहचान करें जिन्हें रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा वेंकट रमन रामकृष्ण को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न कहता है अतिरंजन शब्द का विशेषण क्या होगा? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अतिरंजन शब्द का विशेषण कौन सा होगा? तो याद रखिएगा अतिरंजित हो जाएगा, याद रखिएगा अतिरंजित हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न कहता है एक तरल बूंद अपने कणों के आकर्षण की वजह से संकुचित हो जाती है, कम से कम सब सतह को घेरती है और यह घटना किस कारण से संभव हो सकती है? तो याद रखिएगा एक तरल बूंद जैसी आ जाएगा तो इसका सही जवाब हो जाएगा पृष्ठीय तनाव, याद रखिएगा। वर्षा का बूंद गोल गोल क्यों होता है? तो याद रखिएगा पृष्ठीय तनाव के कारण। कबाड़ी बरसात में फूल जाता है, फूल जाता है किसके कारण? तो पृष्ठीय तनाव के कारण, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, याद रखिएगा अगला प्रश्न है, सुमिलित कीजिए। गडकरी विद्रोह, खासी विद्रोह कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1827 से 33, डी के एक हो जाएगा, याद रखिएगा डी का एक हो जाएगा। 56 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। एक ऑप्शन डी हो जाएगा, एक का 3 हो जाएगा। खासी विद्रोह 1840 से 72 हुआ था, याद रखिएगा खासी विद्रोह क्या हुआ था? 1840 से 72 के बीच हुआ था। और सॉरी 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 गडकरी विद्रोह कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1844 में हुआ था, याद रखिएगा। और बी का 4 हो जाएगा फकीर विद्रोह 1776 से 77 में हुआ था। और
सी का दो हो जाएगा। कूका आंदोलन 1840 से 72 के बीच हुआ था। खासी विद्रोह 1827 से 33 के बीच हुआ था। तो आपसे मिलान कर दिए हैं, आपसे लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि सरल आवृत्ति गति करने वाला कण जब अपनी गति के अंत बिंदु से गुजरता है तो क्या होता है? सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी गति के अंत बिंदु से गुजरता है तो क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वेग शून्य हो जाता है। क्या होता है? तो वेग शून्य हो जाता है। अगला प्रश्न है कि पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है, क्यों? पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने से टूट जाती है क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। याद रखिएगा, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, इसी कारण बोतल टूट जाती है। अगला प्रश्न है कैंची पिलास किस उत्तोलक का उदाहरण है? कैंची पिलास किस उत्तोलक का उदाहरण है? तो याद रखिएगा प्रथम। कैंची पिलास प्रथम श्रेणी का, याद रखिएगा कैंची पिलास क्या है? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा डॉक्टर ए राजराजन को नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से वन तथा मत्स्य किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो याद रखिएगा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न कहता है अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन मुनेरा समूह से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मुनेरा समूह से संबंधित नहीं है? तो याद रखिएगा डाइटम मुनेरा समूह से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है मैथ का, याद रखिएगा 63 नंबर मैथ का है। तो इसका सही जवाब आप सभी को बता देते हैं, हल कर लीजिएगा। 12 लीटर है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण का प्रावधान किया गया है? मतलब कैमा संविधान संशोधन द्वारा? तो याद रखिएगा 93वां संविधान संशोधन द्वारा। याद रखिएगा 93वां संविधान संशोधन द्वारा ओबीसी को 27% आरक्षण का प्रावधान किस संशोधन द्वारा दिया गया है? तो याद रखिएगा 93वां संविधान संशोधन दिया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से एकमात्र गवर्नर जनरल कौन था जो यहूदी संप्रदाय से संबंधित था? तो कौन था? तो लॉर्ड रीडिंग, याद रखिएगा लॉर्ड रीडिंग यहूदी धर्म के याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों की थकान का अनुभव होने का कारण है लैक्टिक अम्ल का संचय। याद रखिएगा जब लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान उत्पन्न होता है, जैसी मांसपेशियों में थकान प्रश्न में दिख जाएगा तो आप सभी लोग लैक्टिक अम्ल लगाना, याद रखिएगा लैक्टिक अम्ल लगाना, आंख मूंद कर, याद रखिएगा आंख मूंद कर लैक्टिक अम्ल लगाना, याद रखिएगा। 66 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, ये तो सभी लोग जानते होंगे, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है और आप सभी को बताते हैं कि आज का कट ऑफ स्टार्ट रहेगा, आप सभी लोग कितना सही करते हैं इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किस कांग्रेस अधिवेशन में हुआ था? स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किस कांग्रेस अधिवेशन में हुआ था? तो याद रखिएगा 1905 के कांग्रेस अधिवेशन में हुआ था, याद रखिएगा 1905 के बनारस अधिवेशन में हुआ था। और यहाँ से प्रश्न बनता है कि 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि मनुष्य में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्तदाब, लार, उल्टी को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा मेंडुला ऑब्लांगोटा के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। रक्तदाब, लार, उल्टी को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो याद रखिएगा मेंडुला ऑब्लांगोटा के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। दामिन एको का संबंध निम्नलिखित में से किससे? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा संथाल 70 का सही जवाब हो जाएगा संथाल परगना से है, याद रखिए दामिन एको का संबंध संथाल परगना से है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है बस 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो याद रखिएगा 1975 में प्रारंभ किया गया था। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 1975 में। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। 72 नंबर याद रखिए कंप्लीट द सेंटेंस, याद रखिएगा 72 नंबर इंग्लिश है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, याद रखिएगा ही विल सिलेक्टेड, याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न भी
इंग्लिश है प्रीपोजिशन आप सभी को लगाना है। कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा तो याद रखिएगा 73 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अप हो जाएगा, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से जंगलों में कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है? पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप से कौन सा जंगल जाना जाता है तो याद रखिएगा अमेजन वर्षा का वन पृथ्वी का फेफड़े के रूप में जाने जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है राज राजधानी को सुमिलित करना। राज राजधानी को आपसी को सुमिलित करना, राज राजधानी को आपसी को सुमिलित करना है तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा राज राजधानी को सुमिलित करना। 75 नंबर प्रश्न याद रखिएगा 75 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, याद रखिएगा। एक का बी हो जाएगा, याद रखिएगा एक का बी हो जाएगा और 2 का ए हो जाएगा, 2 का ए हो जाएगा और 3 का डी हो जाएगा, 3 का डी हो जाएगा। उज्बेकिस्तान का ताशकंद हो जाएगा, याद रखिएगा। आप सिर्फ 1 2 भी याद कर लेते हैं तो छट जाएगा, याद रखिएगा। आप सिर्फ 1 और 2 भी याद कर लेते हैं तो छट जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है कि तेल की पतली फिल्म से परिवर्तित प्रवेश प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण क्या है तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा तेल की पतली पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण है प्रकाश का व्यक्तीकरण, याद रखिएगा प्रकाश का व्यक्तीकरण व्यक्तीकरण, याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। कवक की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किससे बनी होती है तो ये तो सभी लोग जानते होंगे काइटिन की बनी होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है मैथ का है, इसका आंसर बता देते हैं आप लोग हल कर लीजिएगा, 15% होगा, याद रखिएगा। पटाखों से निकलने वाली हरी ज्वाला निम्न में से किसके कारण उत्पन्न होती है तो याद रखिएगा बेरियम के कारण। पटाखों में निकलने वाली हरी ज्वाला निम्न में से किसके कारण उत्पन्न होती है तो बेरियम के कारण, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है अगला प्रश्न कहता है कि किस राज्य के 2 पारंपरिक वाद्य यंत्रों तुंगबुक पुमटोंग पुलिस को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा सिक्किम का, याद रखिएगा सिक्किम का है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है चेरी पिकिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? चेरी पिकिंग शब्द किस खेल से संबंधित है तो याद रखिएगा बास्केटबॉल से संबंधित है। अग्रज का सही विलोम क्या होगा तो अग्रज अग्रज का सही विलोम हो जाएगा ऑप्शन सी छोटा हो जाएगा, याद रखिएगा इसका सही सॉरी अनुज हो जाएगा, अग्रज का अनुज होगा, सॉरी अग्रज का अनुज हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि पुडुचेरी संघ शासित प्रदेश निम्नलिखित में किन राज्यों में पाया जाता है? पुडुचेरी पुडुचेरी किस पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में किन राज्यों में पाया जाता है तो पहला तो तमिलनाडु राज्य में पाया ही जाता है, याद रखिएगा तमिलनाडु राज्य में पाया जाता है, ये तो सब कोई जानते होंगे। लेकिन 3 ऑप्शन आप सभी को साथ में दिया गया है तो आप सभी लोग को थोड़ा सा कठिनाई हो रहा होगा तो 83 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। तमिलनाडु हो जाएगा, केरल हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ये तीनों बात आप सभी लोग याद रखिएगा। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। पुडुचेरी कहाँ कहाँ फैली हुई है तो तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है वह प्रक्रिया जिसमें प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ मिलकर गर्म करने पर निर्मित होता है तो क्या कहलाता है बल्कनीकरण। जैसी रबर आपको प्रश्न में दिख जाएगा रबर आपको प्रश्न में दिख जाएगा तो बल्कनीकरण लगा देना, आप सभी का आंसर सही हो जाएगा, याद रखिएगा रबर दिख जाएगा तो बल्कनीकरण लगा देना, ऑप्शन बी हो जाएगा। उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है तो याद रखिएगा डेविड असजले को सम्मानित किया गया, याद रखिएगा डेविड असजले को सम्मानित किया गया। फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया तो डेविड असजले को सम्मानित किया गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 86 नंबर मैथ का है, आप सभी लोग हल कर लीजिएगा, इसका आंसर बता देते हैं तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3√6 हो जाएगा, याद रखिए। मानव मूत्र में निम्न से कौन सा अम्ल पाया जाता है तो ये तो सभी कोई जानते होंगे यूरिक अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा यूरिक अम्ल पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि बिहार विधानसभा सीटों में कितनी सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया? अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें हैं बिहार विधानसभा में? अनुसूचित जनजाति के लिए कितने आरक्षित सीटें हैं तो याद रखिएगा 2 है, याद रखिए कितना है 88 का सही जवाब हो जाएगा, 88 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 2 है, याद रखिएगा 2 हो जाएगा। और अनुसूचित जाति याद रखिएगा
अनुसूचित जनजाति के लिए 2 है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा अनुसूचित जनजाति के लिए 2 है और अनुसूचित जाति के लिए 40 हो जाएगा। अनुसूचित जाति के लिए 40 हो जाएगा, मतलब एससी के लिए 40, एसटी के लिए 2। ये बात आप सभी लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, याद रखिएगा। अगर आप सभी लोग पूछ लिया जाएगा कि बिहार लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें हैं, तो एक भी सीटें नहीं है, लेकिन अनुसूचित जाति के लिए 6 सीटें, याद रखिएगा। एससी के लिए 6 सीटें हैं बिहार लोकसभा में। 89 नंबर इंग्लिश है, आप सभी को आंसर बता देते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा हैज डोन बेल हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि बिहार का द्वितीय राजभाषा निम्नलिखित में से कौन सा है? बिहार का द्वितीय राजभाषा कौन सा? तो उर्दू हो जाएगा, याद रखिएगा। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में? तो याद रखिएगा नवादा में, ये तो सभी लोग जानते होंगे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न मैथ का है, याद रखिएगा मैथ का है, आप सभी लोग हल कर लीजिएगा। इसका आंसर बता देते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 10.5, याद रखिएगा। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? बिहारी के संपादक कौन थे? तो याद रखिएगा बाबू महेश्वर प्रसाद थे। बिहारी के संपादक कौन थे? तो बाबू महेश्वर प्रसाद थे। कौन थे? बाबू महेश्वर प्रसाद थे, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने के वालों के दूरदर्शी चित्र करता है। नील दर्पण का रचनाकार कौन है? तो नील दर्पण का रचनाकार कौन है? तो दीनबंधु मित्र है, याद रखिएगा। कब प्रकाशित किया गया था नील दर्पण? ये भी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि नील दर्पण कब प्रकाशित किया गया था, तो याद रखिएगा 1860 में, 1860 में प्रकाशित किया गया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है विष्णुपद मंदिर बिहार के किस जिले में? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विष्णुपद मंदिर बिहार के किस जिले में? तो याद रखिए गया जी में। कहाँ है? गया जी में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि संपूर्ण राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संपूर्ण राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? तो याद रखिएगा 52 सेकंड लगता है। अगला प्रश्न है मैथ का, आप सभी को आंसर बता देते हैं। इसका सही जवाब आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। 97 का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी 5 हो जाएगा, याद रखिएगा। आप सभी लोग हल कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है अम्बु किसका पर्यायवाची? अम्बु मतलब जल का पर्यायवाची है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 99 नंबर प्रश्न है मैथ का। इसका सही जवाब 99 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आप सभी लोग हल कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न याद रखिएगा। अंतिम प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन कहता है कि लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सुल्की के व्यक्तिगत श्रेणी में चुना गया है। लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सुल्के को व्यक्तिगत श्रेणी में चुना गया है। दूसरा कथन है कि भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को संस्थागत श्रेणी के लिए चुना गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा केवल एक, ये गलत है, याद रखिएगा। ये सही है, याद रखिएगा। तो टोटल 100 प्रश्न आप सभी को करा चुके हैं और बताने का प्रयास कीजिएगा 100 में आप सभी लोग कितना सही किए हैं। 100 में कितना सही किए हैं इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप सभी लोग 60 नंबर ले आते हैं तो आपका तैयारी बहुत अच्छा चल रहा है, याद रखिएगा। अगर आप सभी लोग 60 नंबर ले आते हैं तो बहुत तैयारी अच्छा चल रहा है। तो इसी तरह से आप सब रेगुलर क्लास कीजिएगा और प्रत्येक दिन 2 सेट मिल जाएगा, प्रत्येक दिन 2 सेट मिल जाएगा। ये टोटल सेट 15 है, याद रखिए टोटल सेट 15 है। अगर आप लोग 15 सेट करके जाते हैं तो बहुत अच्छा होगा, आपका एग्जाम हॉल में बहुत अच्छा होगा अगर 15 सेट करके जाते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, अगले मॉडल सेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।